नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 38 पार्ट की। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप में अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक एंड शेयर करें और साथ में चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब जल्द ही आपके लिए मैं टॉपिक वाइज जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूं, तो आपको थोड़ा सा वेट और करना है। उसके बाद में अपन टॉपिक वाइज जनरल साइंस को पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं अपने 38 पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अंतःकाष्ठ किसका बना होता है। आपको बताना है फ्रेंड्स, जो सेल्स होती है, सेल्स का जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अंतःकाष्ठ होता है, वो किसका बना होता है। ऑप्शन 1 है कोशिका भित्ति का, 2 अंतःप्रदेवी जालिका का, 3 कोशिका द्रव्य का, 4 माइटोकॉन्ड्रिया का। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अंतःप्रदेवी जालिका का। यानी कि जो कोशिका का अंतःकाष्ठ होता है वो अंतःप्रदेवी जालिका, जिसको अंतःप्रदेवी यानी कि ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, का बना होता है। ये जो अंतःप्रदेवी जालिका है, ये इसका सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले थे पोर्टर एंड पोलेट नाम के पोर्टर व पेलेट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। और उन्होंने इसके बताया कि जो अंतःकाष्ठ के रूप में कार्य करती है वो कौन होती है, अंतःप्रदेवी जालिका होती है। ओके फ्रेंड, बात करें कोशिका भित्ति की, तो ये जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये एक ऐसी कोशिका होती है, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी भित्ति होती है जो कोई उसके जीवद्रव्य कोई भी इसमें अगर जो जीवद्रव्य उसकी इकाई के रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसके 2 घटक होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं जिसको अपन फाइब्रिल्स बोलते हैं और दूसरा होता है मैट्रिक्स पार्ट होता है। ओके फ्रेंड, कोशिका द्रव्य की बात करें तो जो कोशिका के अंदर एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, एक तरल फ्लूइड पाया जाता है, उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जो कोशिका को चिकनिया बनाए रखने का कार्य करता है। ओके फ्रेंड, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। मैंने आपके बारे में आपको बहुत इसके बारे में बता चुका हूँ, पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन थे, कोलिकर थे। और इन्होंने बताया कि जो कोशिका का एक अभिन्न अंग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कोशिका के लिए एक शक्ति ग्रह का कार्य करता है। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का बिजली ग्रह भी कहा जाता है, जो कोशिकाओं के अंदर एक धाग्यनुमा सदृश संरचना या कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवद्रव्य कला में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है। नंबर 1 ग्लाइकोलिपिड, 2 ग्लाइकोप्रोटीन, 3 ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन और 4 सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज के रूप में। तो आपको बताना है जो कोशिका का एक अभिन्न जीवद्रव्य कला होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह जीवद्रव्य कला में ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे विलयन जिनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाते हैं। नंबर 1 अम्लीय विलयन, 2 क्षारीय विलयन, 3 कोलाइडी विलयन और 4 बफर विलयन कहलाते हैं। तो आपको बताना है जो ऐसे विलयन जो जिनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बफर विलयन। यानी कि बफर विलयन एक प्रकार का विषमांग विलयन होता है। ये विलयन ऐसा होता है जो कणों का आकार 0.001 से 0.1 माइक्रोन मीटर के लगभग होता है। और ये जो होता है, जो जैसे अपन बात करें चिकनी मिट्टी की बात करें, अगर चिकनी मिट्टी के जली विलयन की बात करें, अगर जल में चिकनी मिट्टी को घोलते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो पीएच मान होता है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। वो होते हैं बफर विलयन जो विषमांगी मिश्रण का कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य जल का विभव कितना होता है। नंबर 1 शून्य, 2 1 से कम, 3 1 से अधिक और 4 अनंत होता है। तो आपको बताना है जो जल का जो शून्य जल होता है, यानी कि जो निष्क्रिय जल होता है उसका विभव कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 शून्य
होता है। ओके फ्रेंड, यानी कि उसका विभव जो उसका पोटेंशियल मान पूछा है तो वो होता है 0। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 केशार्ड, 2 होलार्ड, 3 ईकार्ड और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो मृदा में जो जल उपस्थित होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर को बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होलार्ड के नाम से जाना जाएगा कि मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल को होलार्ड कहा जाता है। बात करें केसार्ड और इकार्ड के बारे में भी जान लेते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड टर्म्स हैं। बात करें अपन केसार्ड की तो जल की वह मात्रा जो पौधों के लिए अवशोषण के लिए पौधों में अवशोषण के लिए उपलब्ध होती है उसको केसार्ड कहा जाता है। यानी कि जल की वह मात्रा जो पौधों में अवशोषण के एब्जॉर्वेशन के लिए उपस्थित होती है उसको क्या कहा जाता है? केसार्ड कहा जाता है। और इकार्ड की बात करें तो इकार्ड की बात की वह जल जो पौधों में उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, पौधों में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? ई कार्ड कहा जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रसारोहण के लिए रिले पंप सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है जो रसारोहण जिसको अपन कहते हैं थ्योरी जो एसेंट ऑफ शेप का सिद्धांत दिया गया जिसका रसारोहण के बारे में बताया गया था, तो इसी को बारे में पूछा कि जो रसारोहण के लिए रिले पंप सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? नंबर 1 बोस द्वारा, 2 स्टीफन हेल्स द्वारा, 3 गोडलवस्की द्वारा और 4 डिक्सन व जोली द्वारा। तो आपको बताना है जो रसारोहण का सिद्धांत होता है वो रसारोहण के लिए रिले पंप का सिद्धांत दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गोडलवस्की द्वारा। यानी कि गोडलवस्की नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रसारोहण के रिले पंप सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बात करें बोस की तो इन्होंने स्पंदन का सिद्धांत दिया था जिसको अपन पल्सेशन कहते हैं। तो इन्होंने 1923 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है स्पंदन का सिद्धांत, जो देने वाले कौन थे? बोस वैज्ञानिक थे। ओके, स्टीफन हेल्स की बात करें तो इन्होंने रूट प्रेशर जिसको मूल दाब के बारे में इन्होंने बताया था। 1727 ईस्वी में इन्होंने मूल दाब के बारे में बताया था। इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे स्टीफन हेल्स। ओके, और मूल दाब का जो सिद्धांत था उसको देने वाले थे प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने मूल दाब का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जबकि शब्द को देने वाले थे स्टीफन हेल्स। ओके फ्रेंड, बात करें डिक्सन व जोली द्वारा तो डिक्सन व जोली ने वाष्पोत्सर्जन का सिद्धांत जिसको ये अपकर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष का सिद्धांत देने वाले कौन थे? डिक्सन व जोली थे। और इन्होंने एक जिसको अपन संश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं 1894 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के उन्होंने बताया था कि जो वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण का सिद्धांत की परिकल्पना किन्होंने की थी? डिक्सन व जोली ने की थी। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है? नंबर 1 अवशोषित जल व श्वसन का अनुपात, 2 अवशोषित जल व शुष्क भार उत्पादन का अनुपात, 3 अवशोषित जल व निष्कासित जल का अनुपात, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अवशोषित जल व शुष्क भार उत्पादन का अनुपात। यानी कि जो जल एब्जॉर्बेशन किया गया है वो तथा उसके साथ में जो शुष्क भार उसको जो सूखी हुई का जो भार है उसके में जो उत्पादन का अनुपात है उन दोनों का मिला रूप क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं यह किसने स्पष्ट किया था? नंबर 1 एमिल फिशर ने, 2 पास्चर ने, 3 सुमनर ने और 4 मिलर ने। तो आपको बताना है जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था? तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सुमनर ने। यानी कि सुमनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का प्रकाशीय अपघटन व ऑक्सीजन का विमोचन कहाँ होता है? नंबर 1 ग्रेना में, 2 स्ट्रोमा में, 3 क्लोरोप्लास्ट में और 4 कोशिका द्रव्य में। तो आपको बताना है जल का जो प्रकाशीय अपघटन होता है और ऑक्सीजन का विमोचन वो कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 1 ग्रेना में। यानी कि ग्रेना होते हैं ये ऐसे पार्ट होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ग्रेना व स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं का जो पार्ट है ग्रेना उसमें सबसे पहले जल का प्रकाशीय अपघटन व ऑक्सीजन का विमोचन होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन सही कितनी ऊर्जा होती है? पूछा गया है कि जो ग्लूकोज का अणु होता है उसमें ऑक्सीजन से कितनी ऊर्जा, सो यहाँ पे गलत टाइप हुआ है कि ऑक्सीजन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? नंबर 1
673 किलो कैलोरी, 2 686 किलो कैलोरी, 3 277 किलो कैलोरी और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन की कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 686 किलो कैलोरी, यानी ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, साथ में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका आनंद ले सके, वो भी अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सके। और साथ में न्यू स्टूडेंट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? नंबर 1 बेकेलाइट, 2 पॉलीस्टीरीन, 3 नाइलॉन, 4 पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी कहा जाता है। इस चीज द्वारा जो प्लास्टिक के जो पाइप बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना जो फिनोल का उपयोग किसके निर्माण में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बेकेलाइट के निर्माण में। यानी कि जो बेकेलाइट होता है इसका निर्माण फिनोल व इसके साथ में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसके निर्माण में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो आयुर्विज्ञान में जो मेडिसिन होती है उसमें एक संज्ञा कार्य की भांति, कहने का मतलब एक एनेस्थेटिक के रूप में क्रिया करता की भांति प्रयुक्त होता है, उसका क्या नाम है? नंबर 1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, 3 नाइट्रस ऑक्साइड और 4 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ओके, तो इसका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हास्य गैस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयुर्विज्ञान में एक संज्ञा कार्य की भांति प्रयुक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? नंबर 1 बैंगन, 2 मूली, 3 दूध और 4 अष्टभुजिया ऑक्टोपस भी जिसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जानिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑक्टोपाइस, यानी कि अष्टभुज होता है वो जिसमें जिंक का सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जिंक पाई जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीथेन के जलने पर क्या होता है? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, 2 कार्बन राख शेष रहती है, 3 कार्बोनेट बनता है और 4 कार्बन डाइऑक्साइड व जल निकलता है। तो आपको बताना है जब भी हवा की उपस्थिति में मीथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते। कहने का मतलब CH4 जो मीथेन का फॉर्मूला होता है, CH4 की क्रिया जब ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ करवाते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल निकलता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? नंबर 1 माइका, 2 क्वार्टज, 3 सिलिका और 4 सोडियम बोरेट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 सिलिका होता है, यानी कि जो सिलिका होती है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। बात करें माइका की, तो माइका होता है कांच का एक अकार्बनिक पदार्थों से बना एक पारदर्शक व अपारदर्शक पदार्थ होता है। जो सिलिका होती है उसकी मैं बता रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। जो सिलिका होती है कांच का एक अकार्बनिक पदार्थों से बना पारदर्शक व अपारदर्शक घटक होता है, जिससे शीशा है, इसके अलावा बोतल आदि बनाई जाती हैं। ओके, कांच के निर्माण के लिए मुख्य पदार्थ के रूप में सिलिका उपयुक्त होता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में प्रेजेंट होता है कौन? सिलिका, जो इसके लिए कांच के लिए एक मुख्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसका फॉर्मूला होता है SiO2, इसका फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा इसके विशुद्ध रूप की बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका उसका विशुद्ध रूप क्या होता है? तो बिल्लोर इसका विशुद्ध रूप होता है। ओके फ्रेंड, कौन सा है? बिल्लोर पत्थर, यानी कि बिल्लोर पत्थर होता है वो सिलिका का विशुद्ध रूप होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? नंबर 1 स्टील को, 2 तांबा को, 3 लोहा को, 4 टाइटेनियम को। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? नंबर 1 आर्गन, 2 हीलियम, 3 रेडोन और 4 जीनोन। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु इनमें से वैसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, निष्क्रिय गैस होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1
आर्गन गैस, यानी कि आर्गन गैस ऐसी इसकी निष्क्रिय गैस होती है जो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा रेडोन, जेनोन ये सारे निष्क्रिय गैसेज होती है, लेकिन आर्गन होती है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी धातु जो सबसे अधिक तन्य है। नंबर 1 चांदी, 2 सोना, 3 टंगस्टन, 4 तांबा। तो आपको बताना है कि इनमें सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोना होती है, यानी कि सोना सबसे अधिक तन्य। तन्य क्या होता है? तन्य यानी कि तन्यता गुण वह गुण होता है जिसमें अगर किसी भी धातु को पीट करके लोहे के द्वारा पीट करके उसको उसमें यानी कि तनाव पैदा किया जाता है, उसको काफी लंबे उसमें फैलाया जा सकता है, यानी कि तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, वो होती है तन्य धातु। ओके फ्रेंड, और सोना सबसे ज्यादा अधिक तन्य धातु होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 परमाणु संख्या वाले एक तत्व के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर 1 7, 2 14, 3 0 और 4 20। तो आपको बताना है जो 14 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है उसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 0 होते हैं। अब आपको आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि जो 14 परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है, आवर्त सारणी का कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 14 होती है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? नंबर 1 अर्नेस्ट ओ लॉरेंस, 2 हैंस एफ एंडरसन, 3 विल्हेम रोएंटजन और 4 डब्ल्यू सॉकले ने। तो आपको बताना है जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डब्ल्यू सॉकले ने किया था, यानी कि डब्ल्यू सॉकले ने सबसे पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इसके अलावा और जो वैज्ञानिक है इनके बारे में भी अपन जान लेते हैं फ्रेंड। तो बात करें अर्नेस्ट और लॉरेंस की, तो इन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी, यानी कि साइक्लोट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट ओ लॉरेंस थे। बात करें हैंस एफ एंडरसन की, तो कॉस्मिक किरणों के खोजकर्ता थे एस एफ एंडरसन, यानी कि कॉस्मिक किरणों की खोज की इन्होंने की थी एस एफ एंडरसन ने की थी। और विलियम रोएंटजन की बात करें तो एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? विलियम रोएंटजन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्नेस्ट और लॉरेंस साइक्लोट्रॉन के खोजकर्ता, हैंस एफ एंडरसन कॉस्मिक किरणों के खोजकर्ता, विल्हेम रोएंटजन एक्स किरणों के खोजकर्ता और ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता कौन है? डब्ल्यू सॉकले। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो फ्रेंड्स आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज उन तक पहुंच पाएगा। और साथ में आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने वीडियोज उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।